जनाब हुजूर ये फरमाइए कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और इससे किस तरह से हमारी जो जुडिशल वर्किंग है उसमें बेहतरी आएगी। सर ये मुझसे पूछा आपने? जी 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 बाबर रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये फैसला जो आया है इसके 3 हिस्से हैं। कुछ के लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये शॉर्ट ऑर्डर है जो बहुत छोटा सा। जी जी। कुछ के कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं और कुछ के पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस है। वो मैं तीनों आपको बता देता हूँ। जी जी। सबसे पहले आ जाएं जो तीनों का मिक्स एक क्वेश्चन है कि क्या इस फैसले के मुताबिक जो नवाज शरीफ साहब को और JKT साहब को, जहांगीर खान तरीन साहब को, कोई फायदा मिलेगा, या इस कबील के दूसरे लोग जो उस फैसले की जद में आए हैं जो 2018 में आया था बलोच केस में, और इंसिडेंटली जिनके खिलाफ फैसला आया उनके खिलाफ वकील मैं था, बलोचिस्तान के एक लेजिस्लेटर का वो मुकदमा था। आंसर इज नो, उनको कोई फायदा नहीं होगा, उनके लिए ये रास्ता बंद हो गया क्योंकि 8 जजेस ने फैसला दे दिया है जिसको हम कहेंगे जजमेंट, और जो 7 जज साहिबान हैं उन्होंने डाइसेंटिंग नोट दिया है, यानी अपना इख्तिलाफी नोट दिया है, और उसके लिए यही लफ्ज उन्होंने कि डाइसेंटिंग जजेस जो हैं, ऑनरेबल जजेस के नाम लिखे हुए हैं। उस फैसले को अगर आप देखें आपके सामने है तो आपको मिल जाएगा। दिस इज नंबर 1। दूसरा ये है कि ये सजा क्या थी जिसके लिए रास्ता बंद हो गया। ये सजा थी जो ताहयात नाअहली की सजा थी, ये उसके लिए रास्ता खोला गया था क्योंकि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के नीचे वो जजमेंट आई थी और वो ताहयात नाअहली कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिटरमिन किया हुआ है एक लार्जर बेंच के अंदर, तो उसका रास्ता हो गया बंद। दूसरी वजह क्यों बंद हुआ है, उस फैसले के बाद उस वक्त जो अपील थी उसको कहते थे आइन के आर्टिकल 188 के नीचे कि ये अपील है इन द फॉर्म ऑफ अ रिव्यू, नजर सानी, दूसरी नजर फैसले पे डालना, वो खत्म हो गया। इसलिए कि रिव्यू फाइल किया इन दोनों हजरात समेत बाकी बहुत सारे लोगों ने, दर्जनों लोग थे जो मुतासिर हुए। रिव्यू को बड़ा लंबा सुना गया और 19 वकील दूसरी तरफ से बोले, और जो प्रोपोनेंट था जिसकी तरफ से पिटीशन थी उसकी तरफ से मैं वकील था। अब आ जाइए नवाज शरीफ साहब का ये एक पहलू मैंने आपके सामने रखा। ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल उनके ऊपर ये पेनल्टी लगी है, इसलिए इसको आइन को तरमीम किए बगैर, अमेंड किए बगैर इसको हटाया नहीं जा सकता। अब दूसरा जो इसका पहलू है वो है उनकी जो दूसरी सजाएं जिनके अंदर उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हुई थी इस्लामाबाद लाहौर से। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के बाद उनको बेल मिली थी बाहर जाने के लिए 8 हफ्ते की। वो जब चले गए तो बेल उनके जाने के 8 हफ्ते गुजरने के बाद उन्होंने जंप की। उसके बाद कोर्ट्स खाली हाथ नहीं बैठी, उन्होंने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 87 और 88 के नीचे परपेचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट, जिसको कहते हैं इश्तिहार शोरो गोवा, पहले 30 दिन के लिए वो जारी किया। उसके बाद उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी इश्तिहारी मुजरिम, क्योंकि वो कॉन्विक्ट थे, वो डिक्लेयर कर दिया गया। वो सजाएं अपनी दोनों जगह मौजूद रहेंगी जब तक उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खत्म नहीं करता। वो सजा है 5 साल के लिए, वो ताहयात नहीं है। फर्ज करें किसी जगह से उनको 100% रिलीफ मिल हो गया और वो मिल गया, तो फिर उनको 5 साल का जो सजा का अरसा है वो पूरा नहीं करना पड़ेगा। अगर रिलीफ नहीं मिला तो 5 साल का अरसा उनको पूरा करना पड़ेगा, इसलिए कि उन्होंने बेल जंप की थी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गए, इसलिए उनकी सजा उस दिन से शुरू होगी, वहीं से शुरू होगी जिस दिन उनको मुल्क से बाहर जाने का परवाना मिला था 50 रुपए वाला। अब इसका जो चौथा पहलू है, ये अभी तक किसी जगह डिस्कशन नहीं हुई होगी, मैंने बड़ा डीपली इसको एग्जामिन किया है। अब चौथा पहलू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, वो ये है कि अगर फर्ज कर लेते हैं कि ये बरी हो जाते हैं और साफ और साथ बाइज्जत का लफ्ज भी लिख दिया जाए, तो तब भी इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको खत्म करने का, दीवारें चीन क्रॉस करने का एक रास्ता है, और वो रास्ता खुलता है आइन के अंदर तरमीम करने का। आइन का आर्टिकल 238 है जिसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और ये नंबर का फर्क नहीं होता कि सिंपल लेजिस्लेशन 1 वोट से होती है वो 2/3 मेजॉरिटी। सिंपल लेजिस्लेशन होती है वॉइस के ऊपर,
और बंदे थोड़े से हों तो तब भी आपको पता है कितने उस दिन रात को थे जब ये एक्ट पास हुआ था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए एक एक लफ्ज के लिए बंदों को खड़ा होना पड़ता है। मैं खुद 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और उसके बाद भी उसके अंदर तो हम पता नहीं कितने घंटे खड़े हुए कि हर मेंबर उठेगा और काउंट होगा कि ये सारे मेंबर पूरे हैं, दोनों हाउसेज में अलग-अलग होगा, वो प्रोसीजर और है। अब इसका जो दूसरा पहलू है उस पे आ जाइए। अब जो 5-10 की जजमेंट है वो क्या है? ये मैंने 8-7 की जजमेंट काजी साहब और भट्ट साहब आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया। जो वो जजमेंट है 10-5 की जजमेंट, वो ये कहती है कि अब 3 जो जजेस साहिबान हैं, एक चीफ जस्टिस साहब और उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक साहब एज सीनियर प्यूरी जज और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो गालिबन मार्च के महीने में वो सीनियर प्यूरी हो जाएंगे, वो बैठ के फैसला करेंगे। लेकिन उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल महम पैदा हुआ है मेरी नज़र में। ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन का को ऑथर भी हूँ और मैं लॉ एंड जस्टिस का मिनिस्टर भी रहा हूँ। वो ये हो गया है कि अब रेमेडीज आ गई हैं 2। ये मैं उसका पहला नतीजा बता रहा हूँ। एक रेमेडी जो आज अपहोल्ड होने से ये एक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस और प्रोसीजर का, वो आ गई है कि जी आप अपील देंगे। अपील में फर्दर में हम है जिसका आज इजहार 2 फाजिल जज साहिबान, एक जज साहिबा, एक साहब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने किया था कि अगर फुल कोर्ट बैठी हुई है तो उसके बाद अगर इस फैसले के खिलाफ किसी ने अपील करनी है तो वो कहाँ करेगा? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। क्या फिर फुल कोर्ट बैठेगी अपना फैसले के खिलाफ अपील सुनने के लिए? जजेस तो यही रहेंगे, फुल कोर्ट जो थी वो बैठ गई। अब इससे अगला पहलू कि दूसरा आइन के अंदर जो लिखा हुआ है, रिव्यू पहले वो शख्स फाइल करेगा या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो आइन के नीचे कानून बना है उसके नीचे दी हुई अपील वो फाइल करेगा। ये मैं कह रहा हूँ, आज अगर कोई फैसला होता है जो नहीं होगा, कल कोई फैसला होगा या परसों होगा, उनके लिए अपील है। जो मौसर बेमाजी पिछली तारीख से वो अपील खत्म होगी। अब इसका जो तीसरा जो इसका फैसले का हिस्सा है वो ये है कि बार एसोसिएशंस ने हमेशा ये आवाज बुलंद की थी कि 184 के नीचे अगर कोई फैसला हो तो उसमें आप राइट ऑफ अपील दें। वो मेरे ख्याल में इस पे तकरीबन कंसेंसस था वकला बरादरी में, राइट ऑफ अपील की हद तक कि कानून, इंटरनेशनल लॉज भी ये कहते हैं और जो नेचुरल जस्टिस है वो भी ये कहता है कि अगर किसी के खिलाफ कोई फैसला होता है तो उसको अपील मिलनी चाहिए। लेकिन ये वजाहतें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये शायद डिटेल जजमेंट में हूँ कि किस तरह से ये चलेगा, या कोई रूल्स और अमेंडमेंट करनी पड़े सुप्रीम कोर्ट को खुद कि पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 188 में आएगा या जो एक्ट है उसके नीचे आएगा। बाबर रवान साहब, आपने बड़ी सराहत और बड़ी बलागत के साथ, और लेकिन इस पर अब वक्त कम है मगर मैं दोबारा इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा पूछूंगा। ये 238 नई जो आपने फरमाया है कि ये एक अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी से करनी पड़ेगी, ये क्या इशू? तो ये इशू है, मैटर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस हैं।